हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं सीटेट जुलाई 2023 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। तो इस नोटिफिकेशन में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि सीटेट होता क्या है और कितने बार दे सकते हैं, कौन से एज तक दे सकते हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या है, कितने लेवल का होता है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, मार्किंग स्कीम किस तरीके से, हर एक वो इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, तो आप बने रहिए वीडियो में, आपको हर एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो कोविड के टाइम में या कोविड के पहले सीटेट जो था वो 2 सेशन में होता था, एक जुलाई सेशन और दूसरा दिसंबर सेशन। फिर जैसे कोविड आया तो कोविड पैंडमिक के बाद ये सेशन ईयरली हो गया, मतलब साल में एक बार होने लगा। तो 20 में हुआ, 21, 22, अब 23 में फिर से री स्टार्ट हो गया 2 सेशन। तो अब ये जुलाई एंड दिसंबर 2 सेशन में ये एग्ज़ाम होगा। कुछ रीजन से सेशन चेंज हो सकते हैं, पर ये 2 ही सेशन में होता था, जुलाई और दिसंबर। तो इसके साथ ही शुरू करते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट ही स्क्रीन में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो एक एप्लीकेशन फॉर्म का होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ड्यूरेशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का वो 27 अप्रैल 2023 से 26 मई 2023 तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। फिर जो लास्ट डेट है सबमिशन का वो क्या है, 26 मई, वो भी 12 बजे रात के पहले। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एग्ज़ामिनेशन डेट है वो यहाँ पर सिर्फ मंथ डिसाइड किया है और बाकी डेट डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि डेट चेंज हो सकता है कुछ रीजंस की वजह से, पर मंथ जो है वो अप्रॉक्स सेम ही रहेगा। तो जुलाई और अगस्त, ये आप जानते हैं कि जो सीटेट है ये सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसमें टाइम लगता है इस वजह से ये जो है पूरा 1 मंथ तक चलता है। इसी कारण इसको जुलाई और अगस्त के सेशन में इसको कंसिडर किया गया है। तो हो सकता है कि आफ्टर 20 जुलाई से स्टार्ट कर दे एंड 15 अगस्त तक एग्ज़ाम चले। तो ये अपना अकॉर्डिंग ये डेट कम से कम 1 महीने पहले वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में दे देगा। तो ये जो एग्ज़ाम है वो कौन सा मोड होता है, सीबीटी मोड होता है, ऑफलाइन मोड नहीं होता। पहले ऑफलाइन मोड होते रहे, पर अब ये सीबीटी मोड होने लगा 2021 के बाद से। इसके साथ ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दूँ आपको, तो ये जो सीटेट एग्ज़ाम है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कंडक्ट करवाता है, सीबीएसई इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। तो आप इसको देख लीजिएगा। इसके साथ ही अगर मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दूं तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको जानने लायक है जो आपके काम आएंगे। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, तो आप इस वीडियो में बने रहिए लास्ट एंड तक। हर एक चीज़ को मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, वो सेम इन्फॉर्मेशन दिया है जो आपको मैंने ऊपर बताया है। ये देख लीजिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये अभी लेटेस्ट है, जो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है। अभी दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, फिर से जुलाई सेशन से स्टार्ट होता है एग्ज़ाम। अब कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है वो यहाँ पर देख लीजिए कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप किया जाएगा। 27 अप्रैल से स्टार्ट होगा फॉर्म, 26 मई तक लास्ट डेट है, वो भी 12 बजे के पहले। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो इस डेट को ध्यान में रखिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर लिखा गया है कि सबसे पहले कैंडिडेट को जो भी फॉर्म के लिए रिक्रूटमेंट है या बुलेटिन में दिया हुआ है उसको ध्यान में रखिए, और जो भी आपका एलिजिबिलिटी है एग्ज़ामिनेशन के लिए वो आपका फुलफ़िल होना चाहिए। इसके साथ यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया हुआ है, आप यहाँ पर जाकर फिलअप कर सकते हैं। और साथ में ये भी लिखा है कि जब आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो आपको जो कन्फर्मेशन पेज मिलेगा उसको आपको संभाल के रखना है, क्योंकि एडमिट कार्ड या रिजल्ट चेक करने में आपको वो हेल्प मिलेगा। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी दिया है, अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा फॉर्म को फिलअप कर देता है तो उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्या माना जाएगा, कैंसिल माना जाएगा, और फिर वो फ्यूचर एग्जामिनेशन से कैंसिल्ड कर दिया जाएगा या फिर डिबर्ड कर दिया जाएगा कि वो बाद में भविष्य में सीटेट का एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। इसी कारण आप ध्यान से एक ही फॉर्म फिलअप करिएगा, एक से ज़्यादा फॉर्म फिलअप मत करिएगा। तो ये था इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसके साथ ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि सबसे किस तरह से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है वो यहाँ पर स्टेप दिया गया है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या है कि आपको सीटेट वेबसाइट में जाना है, वहाँ पर इस वेबसाइट में जाने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करने के बाद फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिलअप करना है। सबसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर को आपको नोट कर लेना है।
इसके साथ ही आपको जो फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर है वो भी अपलोड करना है, वहाँ पर दिया रहेगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, या फिर मैं इस वीडियो में बता ही दूंगा कि कितना साइज़ का और कितना इसका रेजोल्यूशन का इमेज और सिग्नेचर का फॉर्मेट लगेगा, वो आपको वहीं इसी नोटिफिकेशन में आपको बता दूंगा। इसके साथ ही एप्लीकेशन जो फ़ीस है वो भी इस नोटिफिकेशन में आपको बता दूंगा कितना एप्लीकेशन फ़ीस लग रहा है, ओबीसी के लिए कितना है, एससी एसटी के लिए कितना है, ये सब कुछ आपको मैं बता दूंगा। इसके साथ यहाँ पर ये बस ये मोड दिया गया है कि आप एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो किन किन तरीक़ों से आप पेमेंट कर सकते हैं वो यहाँ पर दिया गया है। तो आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई भी एक्सेप्ट करने लगा है आजकल, तो इतने तरीके से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन का वो भी यहाँ पर देख लीजिए। ऑथेंटिकेशन फिलअप क्या करना है आपको वो देख लीजिएगा। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका जो स्टेट है, आइडेंटिफिकेशन टाइप मतलब कि आपका जो नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर, ये गलत मत करना, क्योंकि अगर आपने इन इन्फॉर्मेशन गलत कर दिया तो आपको दोबारा सीटेट देना पड़ेगा उसको करेक्शन करने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म में कौन कौन से स्टेप्स रहेंगे वो यहाँ पर देख लीजिएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले आपका जो पासवर्ड भी सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। जब आप पासवर्ड सिलेक्ट करोगे तभी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। सब कुछ करने के बाद फिर आपका पासवर्ड कम से कम 8 करैक्टर होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 13 करैक्टर होना चाहिए, और पासवर्ड में एक स्पेशल करैक्टर भी मेंशन होना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपने पासवर्ड चेंज किया है लॉगिन के बाद या फिर आपका रिकवर कर रहे हो पासवर्ड, फिर आपका पासवर्ड जो है न्यू पासवर्ड के नॉट भी आइडेंटिकल, और जो आप पासवर्ड बनाओगे रिकवर करने के बाद या रीसेट करने के बाद वो आपका पहले वाला पासवर्ड से मैच नहीं करना चाहिए, चेंज होना चाहिए, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये स्टेप था आपका कि कैसे एप्लीकेशन फ़िलअप करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन कौन से स्टेप्स आपके आएगा एप्लीकेशन फ़िलअप करने में, वो था। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपको कितने साइज़ का फ़ोटो, कितने साइज़ का सिग्नेचर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करना है, वहाँ का यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है। तो आपका जो फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों का ही फॉर्मेट एक साथ दिया गया है कि आपका जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। इसके साथ ही 10 से 100 के भी साइज़ होना चाहिए। विड्थ और हाइट भी दिया है कि 3.5 सेंटीमीटर आपका विड्थ होना चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। इसके साथ ही सिग्नेचर का अलग से दिया हुआ है कि 3 से 30 के बी। फ़ोटो का साइज़ ज़्यादा है तो यहाँ पर सिग्नेचर का 3 से 30 के बी आपका साइज़ होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर लेंथ और 1.5 सेंटीमीटर हाइट, मतलब ये हो आपका हो गया हाइट और ये आपका हो गया लेंथ। तो ये सिग्नेचर का है और सेम पैटर्न आपका रहेगा फ़ोटो का, बस साइज़ वेरी करेंगे, पर फॉर्मेट आपका सेम रहेगा जेपीजी और जेपीईजी। तो ये बात था आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर के लिए। इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा कि एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो कैटेगरी वाइज यहाँ पर चेंज है, वो भी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। सीटेट जो है वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए लेता है। पेपर 1 आपका होता है प्राइमरी और पेपर 2 आपका होता है सेकेंडरी। ये 2 पैटर्न थे। इसके साथ ही कैटेगरी वाइज अगर आप देखें तो जो जनरल एंड ओबीसी नॉन क्रीमिलियर हैं उनका पेपर 1 के लिए लगेगा 1000 और पेपर 2 और पेपर 1 दोनों देंगे तो आपको 200 एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब 1200। पर जो SC ST डिफरेंट एबल्ड पर्सन उनके लिए 500 और यहाँ पर 100 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब 600 दोनों पेपर के लिए। तो आप मोड ऑफ पेमेंट या तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप बैंक वेरी कर रहे हैं तो वो अपना खुद का एक GST चार्ज वो ले सकता है, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये था इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसके साथ ही जब आप पूरा फॉर्म फिलअप कर लेंगे, पेमेंट कर लेंगे, तो आपको कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड करके रखना है अच्छे से संभाल के। ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट, तो जो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है पूरे एप्लीकेशन फॉर्म का। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि अप्लाई करने से पहले आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है। अगर आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक नहीं किया, वो आपने फिल कर दिया है, तो आप बाद में एलिजिबल नहीं होगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही फिफ्थ पॉइंट ये है कि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो अपना नाम, फादर्स नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया और आपने अगर धोखे से भी छोटी सी भी गलती कर दी तो आपका जो फॉर्म है वो दोबारा करेक्शन नहीं किया जाएगा। तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि फॉर्म भरने के बाद कुछ दिन का टाइम मिलेगा करेक्शन के लिए, पर सीटेट करेक्शन के लिए टाइम नहीं देता। इसी कारण ध्यान से ये चीज़ फिलअप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने गलती कर दिया तो आपको सुधारने के लिए आपको दोबारा सीटेट का पेपर देना पड़ेगा। तो सिक्स्थ पॉइंट ये है
कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है कि CTET.nic.in, यहीं से आपको फिलअप करना है। इसके अलावा कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से या थर्ड पार्टी वेबसाइट से आपको फिलअप नहीं करना है। ऑनलाइन फिल करने के लिए आपको यहाँ पर वेबसाइट दिया हुआ है। तो ऑनलाइन फिल करने से पहले आप कन्फर्म कर लीजिए कि आप इस टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपका करेक्शन का, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है बार बार कि चेंज नहीं होगा और ना ही एडिट होगा। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। तो यहाँ पर लिखा भी है कि अगर आपने कोई गलती कर दिया है या फिर कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो जो बोर्ड है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कोई भी करेक्शन के लिए। बहुत ही क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपका करेक्शन नहीं होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, ना ही ये लोग डेट निकालेंगे करेक्शन के लिए। तो फॉर्म को अच्छे से फिल आपको करना है, हर एक चीज़ आपको फिलअप करना है यहाँ पे। इसके साथ ही आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि आपको कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। फादर, देखो सबसे पहले चीज़ खुद का नेम, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और डिफरेंटली एबल्ड जो कैटेगरी होते हैं 40% जो पर्सन विद डिजेबल्ड कैंडिडेट होते हैं उनके लिए भी जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोनों के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ही पेमेंट भी एक्सेप्ट करेगा और साथ में आपका फॉर्म भी ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किया जाएगा। अदर मोड एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सेप्टेबल तो ऑफलाइन मोड यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको ऑनलाइन ही सब कुछ होगा, चाहे वो आपका पेमेंट हो चाहे आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो, वो आपका ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके साथ ही अगर आप देखें, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड जो है या फिर रिजल्ट आपको CTET के ऑफिशियल वेबसाइट में ही मिलेगा, ये यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है कि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कंफर्मेशन पेज। तो उस कंफर्मेशन पेज को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि बाद में जब आपका सिलेक्शन होगा कहीं पे भी तो हो सकता है कि आपको कंफर्मेशन पेज आपसे मांगना पड़ जाए। इसी कारण आपको अच्छे से उसको संभाल के रखना है। ये एग्ज़ाम सिर्फ एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है, कोई जॉब वाला एग्ज़ाम है नहीं। तो ये इसको पास करना बस आपके पास पात्रता मिल जाएगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट जो टीचर्स हैं उसके लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जो भी अपडेट हो या जो भी इन्फॉर्मेशन हो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिलेगा, या तो CTET.nic.in या फिर आपका CTET.cbsc@in। यहाँ पर आपको अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पर मेल कर सकते हो। यहाँ पर आपको पूरा ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो ये था इम्पोर्टेंट। इसके साथ ही अगर आप नेक्स्ट स्टेप देखें, देखो ये PDF आपका ऑलमोस्ट 30 to 35 पेज का है, तो वीडियो आपका लेंथी बनेगा, पर इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो आप देख लीजिए, अब आया नोटिफिकेशन का मेन पार्ट। इसमें कंटेंट दिया हुआ है कि CTET जो है उसका बैकग्राउंड एंड रैशनल क्या है, शॉर्ट टाइटल क्या है, डेफिनेशन क्या होता है CTET का, शेड्यूल क्या है और सबमिशन क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म का किस तरह से अपना सबमिट कर सकते हैं, और योग्यता क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट्स क्या होता है CTET के, सब कुछ इसमें दिया हुआ है हर एक स्टेप वाइज। तो हम इसको 1 by 1 स्टेप्स को देखते हैं। तो यहाँ ऑलमोस्ट आपको 25 या 26 स्टेप आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम इसको हर एक स्टेप को अच्छे से समझते हैं। तो आपका जो पहला स्टेप है वो यहाँ पर देख लीजिए कि इसका बैकग्राउंड और रैशनल क्या है। तो जो CTET जो होता है वो CBSE इसको कंडक्ट करवाता है, और ये एक टेट है, मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो सिर्फ एक पात्रता एग्ज़ाम है सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर के रिक्रूटमेंट के लिए। कुछ स्टेट जो हैं वो इसको मान्यता देते हैं कि आप अगर स्टेट और क्वालिफाई नहीं हो तो आप CTET क्वालिफाइड हो तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो कुछ स्टेट इसको वैलिड मानते हैं, कुछ स्टेट अपना खुद का टेस्ट लेते हैं, पर सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर के लिए आपको ये CTET क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो इसमें बस यही चीज़ इसमें मेंशन किया हुआ है। इसके साथ ही अगर आप मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखते हैं, जैसे D.Ed हो गया, B.Ed हो गया, ये आपका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है CTET एग्ज़ाम को देने के लिए। यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो जनवरी 2000 ईयर से ही स्टार्ट हुआ CTET का एग्ज़ाम। इसका जो डेफिनेशन दिया हुआ है, थर्ड पार्ट देख लीजिए, थर्ड स्टेप, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है, और जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है इसको कंडक्ट करवाता है। और ये सिर्फ एक स्कूल
में टीचर बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसके साथ ही सीटेट का मतलब होता है कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये हर कोई इंसान जानता होगा, क्यों ऊपर ये मालूम रहना चाहिए जो पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम दे रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, कौन सा बोर्ड इसको ऑर्गेनाइज करता है, कौन से गवर्नमेंट और कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये एग्ज़ाम आता है। और ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इसके रूल्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं और रूल्स डिसाइड कौन करता है, CBSE डिसाइड रूल्स करता है। क्योंकि CBSE ही सीटेट को एग्ज़ाम को लेता है। इसी कारण पूरे रूल्स और रेगुलेशन सीटेट के लिए CBSE ही तैयार करता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और OBC हर किसी के लिए अलग अलग रूल्स यहाँ पर तैयार किए हुए हैं। तो बाद में रिलैक्सेशन मिलता है, चाहे वो मार्क्स में मिले चाहे वो एज में मिले, हर चीज़ में रिलैक्सेशन मिलता है कास्ट वाइज। अब आता है शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताया है, पर इसने मंथ डिसाइड कर दिया है कि जुलाई और अगस्त मंथ में आपका एग्ज़ाम होना है। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में एग्ज़ाम होता है। ये 1 मंथ तक एग्ज़ाम चलता है। तो शिफ्ट जो 1 है वो 9:30 से स्टार्ट होता है, 12 आफ्टरनून तक ये चलता है। ऑलमोस्ट ये 150 मिनट का एग्ज़ाम होता है। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स 1 मिनट वाला रूल्स चलता है। मतलब 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स का होगा और 150 मिनट आपको मिलेंगे, चाहे वो पेपर 1 हो और चाहे वो आपका पेपर 2 हो। दोनों ही शिफ्ट में सेम रूल्स रहेंगे और आपको एंट्री के लिए भी पर्याप्त टाइम आपको मिलेगा। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यहाँ पर लिखा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये था शेड्यूल और मोड ऑफ एग्जामिनेशन। इसके साथ ही और सबमिशन कैसे करना है वो आपको ऊपर बता चुका हूँ बहुत डिटेल्स तरीके से, कि किस तरह से फॉर्म भरना है, कहाँ सबमिट करना है, कितना फीस लगेगा, सब कुछ आपको बता चुका हूँ। तो इस स्टेप्स में भी वही चीज़ दिया हुआ है। पर एग्जामिनेशन सिटी जो है वो आपको नियर बाई सिटी ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम है, पॉपुलर एग्ज़ाम है, तो ये सिटी भी इंक्रीज कर चुका है एप्लीकेशन या एग्जामिनेशन के लिए। तो इस पॉइंट में यही चीज़ दिया गया है। और साइज़ क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि JPG JPEG फॉर्मेट होना चाहिए सिग्नेचर के लिए और फ़ोटो के लिए भी। और जो आपका पेमेंट फ़ीस है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये आपका ऑनलाइन पेमेंट ही एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके बाद आप जैसे ही ओके करेंगे पेमेंट स्टेटस पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, कन्फर्मेशन पेज आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको जब कंफर्मेशन पेज मिलेगा ऑनलाइन, तो आपको डाउनलोड करके रखना है। आपको सीटेट को या फिर CBSE ऑफिस को आपको सेंड नहीं करना है। वो पेज आपको खुद के पास रखना है, जो फ्यूचर यूज के लिए आपके पास एक मतलब सेफ रहेगा, कि अगर आपको कोई अगर डाउट हो या कोई ऐसा रीजन्स आ जाते हैं जिससे आपको कंफर्मेशन पेज मंगाया जा सकता है। इसी कारण आपको संभाल के रखना है वो पेज को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप कोई भी रिक्रूटमेंट के लिए या कोई भी एंट्रेंस टेस्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका एलिजिबिलिटी, कि आप उस चीज़ के लिए एप्लीकेबल हो या नहीं हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखो सीटेट जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर लेता है। तो पेपर 1 प्राइमरी के लिए होता है, पेपर 2 सेकेंडरी के लिए होता है। मतलब पेपर 1 जो होता है वो 1st to 5th क्लास और पेपर 2 होता है 6th to 10th क्लास या 6th to 8th क्लास, 8th क्लास कर सकते हो आप। तो वो इम्पोर्टेंट, तो हर किसी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन लगता है। तो हमको अब देखना है कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्वालिफिकेशन है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए यहाँ पर अलग अलग तरीके से मेंशन किया गया है। किस तरीके से, कि कम से कम आपके पास डिप्लोमा कोर्स एजुकेशन में होना चाहिए। वो चाहे DED हो, चाहे आपके पास BEd हो, चाहे आपके पास डिग्री है जो आपके पेपर 2 में काम आएगा। तो पेपर 1 में भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। आजकल पेपर 1 में भी BEd वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो पेपर 1 के लिए जनरली आपके पास डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, सर्टिफिकेशन कोर्स होना चाहिए एजुकेशन में, तो वो पेपर 1 फिलअप कर सकते हैं जो आफ्टर 12th होता है। और पेपर 2 में आपके ग्रेजुएशन के बाद जो BEd वगैरह होते हैं वो पेपर 2 के लिए फिक्स होता है। तो ये एक मिनिमम क्वालिफिकेशन था इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। इसके साथ ही अगर कोई कैंडिडेट इस एलिजिबिलिटी को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो इस चीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब किस तरह से सीटेट का स्ट्रक्चर होता है, कंटेंट्स क्या होते हैं, वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सीटेट पेपर है वो 2 पेपर में डिवाइड है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 होता है 1st to 5th क्लास, पेपर 2 होता है 6th to 8th क्लास। तो ये था। इसके साथ ही यहाँ का जो पेपर का पैटर्न दिया हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेपर 1 के लिए
150 मार्क्स, सॉरी 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, साथ में ही आपको 150 मिनट भी इक्विवेलेंट आपको टाइम मिलेगा। मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स एंड 1 मिनट, ये इसका रूल्स है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स और 1 मिनट में आपको सॉल्व करना है। तो ये सीटेट में है। इसके साथ ही सिलेबस क्या है या फिर इसका पैटर्न क्या है वो आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपके 5 सेक्शन में आएंगे। 5 सेक्शन में पहला रहेगा आपका CDP आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स का रहेगा और 30 मिनट को आपको मिले जाएंगे। ये टोटल रहता है 150 मार्क्स। आप अपने अकॉर्डिंग इसको ऊपर नीचे इसको आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन में आपका CDP रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे। सेकेंड में आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लैंग्वेज 1 हिंदी लेते हैं या फिर लैंग्वेज 1 आप इंग्लिश लेते हैं या फिर लैंग्वेज 1 आप संस्कृत लेते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर ये जनरली 15 से 20 लैंग्वेज में कराने लगा, मराठी, गुजराती, बहुत सारी एक रीजनल लैंग्वेज है, तो वो कैंडिडेट अपने एरिया के हिसाब से उस लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। पर हिंदी स्टेट वाले या तो हिंदी लेंगे या तो इंग्लिश लेंगे या तो संस्कृत लेंगे। तो ये लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 वो अपना अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। पर इसमें ये भी चेंज रहता है कि कुछ कंडीशंस में लैंग्वेज 1 में पोएम आ जाता है और कुछ कंडीशन में लैंग्वेज 2 में पैराग्राफ आ जाते हैं। तो कैंडिडेट अपने सुविधा के अकॉर्डिंग लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फॉर्म फिलअप करते वक्त कि आप लैंग्वेज 1 क्या सेलेक्ट कर रहे हो, लैंग्वेज 2 क्या सेलेक्ट कर रहे हो, उस अकॉर्डिंग आपका वहाँ पर पेपर शो होगा। तो आपको ध्यान से लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। इसके साथ ही मैथमेटिक्स आएगा आपका और एनवायरमेंटल स्टडीज़ आएगा। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर मैथमेटिक्स तो लिखा हुआ है पर आपके 15 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे और 15 क्वेश्चन मैथ्स की पेडागोजी आएंगे। मैथ्स की पेडागोजी सेम रहेगा आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ का कि 15 क्वेश्चन एनवायरमेंट से आएंगे और 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे पेडागोजी एनवायरमेंट से ही। सेम लैंग्वेज में रहेगा, 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट हिंदी रहेंगे, 15 क्वेश्चन आपका हिंदी का पेडागोजी, सेम इंग्लिश का पैटर्न रहेगा। ये था पेपर 1 के लिए। पर पेपर 2 के लिए थोड़ा चेंज होता है, जिसमें अभी से पेपर 1 को ही मेंशन किया है। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पेपर 2 आपको बताऊँगा अभी बाद में थोड़ी देर से। देख लीजिए लैंग्वेज कितने लैंग्वेज हैं इसमें सीटेट ने कंसीडर किया है वो आप देख लीजिए। आप सीटेट ने 20 लैंग्वेज को सिलेक्ट किया है एग्ज़ाम लेने के लिए। यहाँ पर ऑल इंडिया में 20 लैंग्वेज पे ही सीटेट का एग्ज़ाम होता है, जो अपन लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सेलेक्ट करते हैं उसमें। तो ये लैंग्वेज का था। इसके साथ ही अब आता है पेपर 2। वो ऊपर बात कर रहे थे पेपर 1 के लिए, अब आता है पेपर 2 के लिए। तो इसमें भी कुछ 40% सेम पैटर्न रहता है, बस आपका 4th सेक्शन में चेंज होगा। जहाँ पर हम मैथ्स को कर रहे थे और इन्वॉल्वमेंट को कर रहे थे, वहाँ पर आपका वो पेपर 1 के लिए था, पर यहाँ आपका जाता है साइंस। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है। कैसे देखिए, आपका सेक्शन 1 तो सेम रहेगा CDP, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 भी हिंदी इंग्लिश रहेगा, और सेक्शन 4 और 5 में वहाँ पर मैथ्स और इन्वॉल्वमेंट था, पर यहाँ पर आ गया है साइंस। साइंस के आपके रहेंगे 60 क्वेश्चन, 60 मिनट एंड 60 मार्क्स। ये पैटर्न आपका रहेगा। इसके साथ ही आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे कंटेंट्स के और 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके पेडागोजी के। ये अब इस 30 क्वेश्चन जो कंटेंट्स है उसमें भी, उस 30 क्वेश्चन कंटेंट्स में उसमें भी 15 क्वेश्चन कंटेंट्स मैथ्स के रहेंगे, 15 क्वेश्चन कंटेंट्स साइंस के रहेंगे। और इस 15 क्वेश्चन कंटेंट्स में 15 क्वेश्चन मैथ्स के पेडागोजी यहाँ रहेगा और 15 क्वेश्चन यहाँ पर साइंस का पेडागोजी रहेगा। तो टोटल मिला के आपके पास रहेंगे 60 क्वेश्चन। तो ये साइंस और मैथ्स दोनों के लिए यही फॉर्मेट रहेगा, पर जो सोशल स्टडीज़ वाले हैं उनका भी सेम फॉर्मेट रहेगा 60 क्वेश्चन का ही। तो ये था कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स 1 मिनट। कोई भी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। माइनस मार्किंग नहीं है कि आपका मार्क्स कट जाएगा, वो ऐसा कोई रूल्स है नहीं। तो सिंपली 150 मिनट को हम लोग 2.5 घंटे में कंसिडर करते हैं इस चीज़ को। तो ये था पेपर 1 और पेपर 2 का एक फॉर्मेट। तो ये था, यहाँ पर पेपर 2 का भी लैंग्वेज दिया गया है, सेम 20 लैंग्वेज ही रहेगा इसमें भी। इसके साथ ही अब नेक्स्ट स्टेप देखें। अब लैंग्वेज ऑफ द पेपर देखो, आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करें, चाहे उर्दू करें, गुजराती करें, कुछ भी करें, पर आप अपना लैंग्वेज मोड चेंज कर सकते हैं जब आप एग्ज़ाम देते हैं। तो जनरली जो एग्ज़ाम है वो बाइलिंगुअल में ही आता है, हिंदी और इंग्लिश में ही आता है। पर जो लैंग्वेज सिलेक्शन होता है
वहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, पर ओवरऑल एग्ज़ाम को सिर्फ आप हिंदी और इंग्लिश में ही चेंज कर सकते हो। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट। इसके साथ ही यहाँ पर दिया गया है कुछ इन्फॉर्मेशन कि आपका जो एप्लीकेबिलिटी है, जो आपका देख सकते हैं आप यहाँ पर कि जो सीटेट जो है वो कुछ मतलब स्टेट जो है वो एप्लीकेबल मानते हैं सीटेट को, और कुछ अनएडेड प्राइवेट स्कूल भी इसको कंसिडर करते हैं कि मांग लेते हैं कि आपके पास सीटेट हो तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। तो कुछ बड़े बड़े जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, अब ये सर्टिफिकेट का तो वैलिडिटी है, तो पहले क्या था कि जो सीटेट की वैलिडिटी थी सर्टिफिकेट की, वो क्या था 7 ईयर था। पहले सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो 7 ईयर तक ही वैलिड माना जाता रहा, पर अब के टाइम में सीटेट जो है वो क्या कर दिया गया लाइफ टाइम, कि अब अगर आपने एक बार सीटेट क्वालिफाई कर लिया तो आप पूरे लाइफ टाइम के लिए एलिजिबल हो। आपको बार बार एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर कुछ कैंडिडेट अपने स्कोर सुधारने के लिए सीटेट को बार बार दे सकते हैं, पर 40 ईयर एज होता है इसका लास्ट टाइम, तब एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो आपके नियर बाय सिटी में ही मिलेगा, वो यहीं पर पूरा इन्फॉर्मेशन बताया गया है। इसके साथ ही आपको जो एडमिट कार्ड है वो 2 फॉर्मेट में आता है, एक प्री एडमिट कार्ड आता है और एक पोस्ट एडमिट कार्ड, जनरली 2 फॉर्मेट में ही आता है। तो उस एडमिट कार्ड में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, कौन से शिफ्ट में पेपर है, कौन से डेट में पेपर है, कहाँ पर पेपर है, वो सब कुछ आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर मेंशन रहेगा। और यहाँ पर ये भी दिया गया है कम से कम 1 घंटे पहले आपको सेंटर पहुँच जाना है, वो भी मेंशन रहेगा। इसके साथ ही क्या क्या प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो होना है वो भी दिया हुआ है। यहाँ पर जो 16 पॉइंट है वो भी एप्लीकेशन फ़ीस का है, जो आपको बता चुका हूँ पहले कि कितना एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। अगर आप सिंगल पेपर 1 बस दे रहे हैं तो जनरल ओबीसी के लिए 1000, SC ST और पर्सन विद डिजेबिलिटी के लिए 500। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी, तो आपको एक्स्ट्रा फ़ीस तो पे करना ही पड़ेगा। ये था। यहाँ पर देख सकते हैं आप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पर अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप बस उसके लिए ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, पर रिवाइज आंसर की में जो आएगा वही आपका फाइनल माना जाएगा। आप रीचेकिंग या री एवोल्यूशन के लिए नहीं दे सकते, ये इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर दिया गया है कि अगर आपने कोई गलती कर दिया, रॉन्ग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, तो उसके लिए आपको कुछ पनिशमेंट वगैरह भी मिल सकता है, वो यहाँ पर दिया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन था। तो यहाँ पर पूरा ये कि जो पनिशमेंट वगैरह है किसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही अब यहाँ पर देख लीजिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो आपका सीटेट जब आप क्वालिफाई करोगे तो CBSE जो रहेगा वो आपको सर्टिफिकेट भी देगा और साथ में मार्कशीट भी देगा, दोनों चीज़ आपको देगा। वो भी कहाँ पर देगा, डिजी लॉकर मोबाइल ऐप में देगा। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपको डिजी लॉकर मोबाइल एप्लीकेशन में आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ही आपको मिल जाएगा, ये चीज़। इसके साथ ही आप जैसे ही आप एग्ज़ाम दे के आओगे तो आपको एक आंसर की दिया जाएगा और क्वेश्चन पेपर दोनों देगा, जो आपने वहाँ पर सॉल्व किया है और जो आंसर की है CBSE का वो आपको देगा। उसके बाद अगर आपको डाउट लगता है तो आपको फुल प्रूफ के साथ 1000 पर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर फीस रहता है, तो आप वहाँ पर पेमेंट करके आप उसको ऑब्जेक्शन कर सकते हो। तो वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया है, पर आपका जो फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल होगा, चाहे आपको कोई चेंजेस मिले या ना मिले, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो उसके बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये था इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन 1 बाय 1 स्टेप्स का, जो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको बता चुका हूँ कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है, उसका क्वालिफ़िकेशन क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, सब कुछ आपको डिटेल्स में बता चुका हूँ। अब आते हैं इसका जो सिलेबस है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखो पेपर का पैटर्न आपको पता है कि 5 सेक्शन में आने वाला है। प्राइमरी में आपका फर्स्ट सेक्शन आएगा CDP का, पहला CDP आएगा, फिर दूसरा लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 आएगा, फिर आपका आएगा मैथ्स, देन आपका आएगा इन्वायरमेंट। ये आपका क्या था पेपर 1 के लिए, प्राइमरी के लिए। तो यहाँ पर आपको डिटेल्स सिलेबस मिलेगा। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर पूरा डिटेल्स सिलेबस दिया हुआ है, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके।
तो ये जो PDF है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ आपको। ऑफिशियल वेबसाइट का ऑनलाइन फिलअप कैसे करना है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप डायरेक्टली फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और एप्लीकेशन जो आपका ये जो नोटिफिकेशन है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इस डिस्क्रिप्शन में जाकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए पूरा डिटेल सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, उसका सिलेबस क्या रहेगा वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है साथ में। तो दोनों ही पेपर के लिए हैं, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों के लिए। अभी तक पेपर 1 चल रहा था, अब यहाँ पर पेपर 2 स्टार्ट हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो पेपर 1 और पेपर 2 का ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस रहता है और सेम पैटर्न रहता है, बस थोड़ा लेवल क्वेश्चन का लेवल आपका इंक्रीज हो जाता है, बाकी जनरली सेम ही रहता है, इतना कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते। तो ये पेपर 2 का सिलेबस था, आप देख सकते हैं। पेपर 2 में बस साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स को कंसीडर कर लिया जाता है क्योंकि ये हाई लेवल का होता है, जनरली 6 to 8 क्लास का होता है, इस कारण इसको कंसीडर किया जाता है साइंस को, मैथ्स को, क्योंकि आप उसमें 6th क्लास में आप साइंस पे ही आओगे। इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्ज़ाम के लिए आपको कितना टाइम आना है, कितना टाइम से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, वो यहाँ पर बस इसमें मेंशन किया हुआ है कि आपको जैसे 9:30 पे एग्ज़ाम है आपका, तो आपको 7:30 बजे एग्जामिनेशन सेंटर पहुँच जाना है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं एग्ज़ामिनेशन देने के पहले, कि आपका चेकिंग होगा, वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक एंट्रीज होंगे, वो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पर करने पड़ते हैं, इसी कारण आपको पहले बुलाया जाता है। इसके साथ ही आपको मोबाइल फ़ोन्स, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, ये सब चीज़ कुछ भी आपको नहीं लाना है। कोई भी स्टेशनरी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट जैसे प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेजर, कैलकुलेटर, कुछ भी आपको नहीं लाना है। जो आप 10th-12th एग्जाम में जो आप लाते हो रिटन एग्जाम में, उसके कुछ भी नहीं लाना है उस टाइप का। ना ही कोई वॉच होना चाहिए, ना ही वॉलेट, गूगल्स, हैंड बैग, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना स्कार्फ वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके पास। बस आपके पास क्या होना चाहिए, एक पेन और आपके पास एडमिट कार्ड और आपका आइडेंटिटी कार्ड, बस यही आपके पास होना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन था। हाँ, और आपको एडमिट कार्ड साथ में लाना है और एडमिट कार्ड में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा क्या क्या चीज़ लाना है, क्या नहीं लाना है, वो सब कुछ। इसके साथ ही आपको रफ़ वर्क के लिए आपको रफ़ शीट प्रोवाइड किया जाएगा, वहीं पर ही वो था। अगर आपने कोई ऐसा चीज़ ले आया जो आपको नहीं लाना चाहिए था, तो आपके ऊपर एक कार्रवाई भी की जा सकती है, इसी कारण आपको ध्यान में रखना है कि क्या चीज़ लाना है, क्या चीज़ आपको एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं लाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर है, वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर स्टेट वाइज और सिटी वाइज कहाँ पर, कौन से स्टेट में, कौन से सिटी में आपका एग्जामिनेशन सेंटर फंस सकता है, वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हर स्टेट को यहाँ पर कंसीडर करके वहाँ के सिटीज़ को एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप जो भी सिटी में आते हैं तो वहाँ पर आपका नियर बाई एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर है वो भी था। अब ये वही फिर से उसने इन्फॉर्मेशन दिया है जो हम आपको ऊपर बता चुके हैं अच्छे से, कि डेट क्या है, कब फिलअप करना है, अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो वेबसाइट है वो कहाँ है, वो सब कुछ इसमें वही चीज़ बताया है जो आपको मैं ऊपर पूरे अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। तो वही चीज़ बार बार इसमें कंसिडर किया हुआ है एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन फिल करने के बाद ये एक समरी दिया हुआ है कि किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है, कि आपका जो कैंडिडेट नेम है और मदर नेम है, फादर नेम आपको किस में डालना है, कैपिटल लेटर में आपको फिल करना है, स्मॉल लेटर में नहीं करना है। और हाँ, जो आपका 10th क्लास का जो मार्कशीट है आप ध्यान रख लीजिएगा, जो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन जो रहेगा वो 10th क्लास मार्कशीट पे ही बेस्ड होना चाहिए, पूरा इन्फॉर्मेशन ये था। तो ये पूरा एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। जो भी डाउट हो या क्वेरीज़ हो इसके रिगार्डिंग, या कुछ जानना हुआ हो पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी प्रॉब्लम हो वो आप टाइप कर सकते हैं, मैं आपको उसी वक्त आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे लोग अवेयर हो पाएँ कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, और जो कैंडिडेट छूट जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए तो वो इसको फिल करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो लोग ले सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।